हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 दे चुके हैं। उसमें भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हमने कवर किया था, और यहाँ भी इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी के हर एक कंसेप्ट को टॉपिक वाइज कवर कर दिया है, और उसका एक अलग से एनडीए केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। उन सभी में आपको बहुत सारे और भी चैप्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इन सभी में से कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है हाइड्रोजन एटम का जिसमें लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, इमिट होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए हम आपको समझाते हैं कि इसका आंसर बी किस तरह से आएगा। N/2 से N/1 पे देखिए हम आपको इस चीज़ को, ये जो आपको पार्टिकुलर ये क्वेश्चन है, पार्टिकुलर इस क्वेश्चन पे हमने कंसेप्ट भी समझाया था अपने कंसेप्ट में। और इससे पिछले वाले जो हमने पार्ट 1 बताया था उसमें भी आपको हम इसी सेम क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन यही था, उसका मोटो यही था, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन चेंजिंग था, हम वो भी आपको हमने बताया था। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको N/2 से N/1 पे आप तो सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट हर जगह काम आएगा। और ये कैसे आता है अब इसको समझना होता है। ठीक है, तो देखिए ये आता है, मान लीजिए कोई आपका इस तरह क्या है, कोई एटम्स का ऑर्बिट है। ठीक है, कोई एक एटम्स का ये ऑर्बिट हो गया, कोई मान लीजिए दूसरा एटम का ऑर्बिट ये हो गया। ठीक है, कोई तीसरा एटम का ऑर्बिट ये हो गया आपका। उसी तरह बहुत सारा ऑर्बिट रहेगा आपका, बहुत सारा ऑर्बिट को आप बना सकते हैं। और बीच में क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा। बीच में आपका क्या होगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो देखिए आपको यही समझाना जा रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई एटम क्या करता है, कहीं से एक अपने ऑर्बिट से क्या होता है दूसरे ऑर्बिट पे जाता है। ठीक है, एक ऑर्बिट से क्या होता है वो दूसरे ऑर्बिट पे जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का एमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन जब अपने कोई एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे, मान लीजिए इसको हम के से डिनोट करते हैं, इसको एल से, इसको एम से, इसको एन से। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में होता है तो उसके पास क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो क्या करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जाता है, मान लीजिए के से एल में जा रहा है, 1 2 3 4। अगर मान लीजिए 1 से 2 में जा रहा है, 4 से 1 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, किसी भी ट्रांजिशन को वो फॉलो कर रहा है और वो ट्रांजिशन कर रहा है, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा या फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। कब निकलेगा कब एब्जॉर्ब होगा वो सभी हमने कंसेप्ट में बताया है। ये क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, इतना आपको हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्या होता है कि जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा 1 से 2 में निकलता है। क्यों? क्योंकि जब आप एन का वैल्यू जो होता है आपका -13.6 Z² अपॉन N², आप इसको लगाइएगा जब इसको जब आप यूनिट को, ये जो आपका ये जो आपका एनर्जी का रिलेशन है, इसको जब आप फॉलो कीजिएगा, इसको जब यूज कीजिएगा कहाँ पे, E=1 पे हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6। हाइड्रोजन का जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एन क्या है, उसके ऑर्बिट का साइज है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो जब आप हाइड्रोजन एटम के लिए उसके फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालिएगा तो -13.6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, -13.6 आ जाएगा। अगर वहीं पे आप E2 निकालिएगा हाइड्रोजन एटम के लिए तो -13.6 1 का स्क्वायर, जेड तो वही रहेगा, ये 2 का स्क्वायर यानी -13.6/4, यानी आपका -3 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स आएगा। तो जब आप E2 - E1 कीजिएगा तो आपका आएगा प्लस में 10 पॉइंट समथिंग, और ये जो प्लस 10 पॉइंट समथिंग आता है वो सबसे मैक्सिमम होता है और किसी भी ट्रांजिशन के अपेक्षा। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन आता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है और भी किसी ट्रांजिशन के अपेक्षा। तो आप करके देख लीजिएगा, ई बार 5 का निकलेगा, 3 का निकलेगा, और देखिएगा आपको सभी में कम दिखेगा। तो ये इसका रीजन, एक्चुअली यही रीजन होता है इसका। तो यही इसका N/2 से N/1 पे क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और एक और होता है E=∞ से अगर E=1 पे जाता है उस समय भी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। तो इस दोनों पॉइंट को हमने अपने कंसेप्ट में ही बताया था और आपको बताया था, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होता है एग्जाम में देने के लिए। यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे कुछ आपके लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कुछ साइंटिस्ट और कुछ उनके डिस्कवरी के नाम दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सही सही मैच करना है, और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको जो भी साइंटिस्ट है उनके डिस्कवरी को याद करना पड़ेगा। देखिए हम जो भी कंसेप्ट को हमने आपको बताया है उसको आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आने जा रहा है, तो इसका गारंटी है। तो आप ज़रूर पढ़िए वहाँ से, आप एक बार देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों को। तो जिनका जिनका आंसर ए है उनका आंसर क्या है, सही है।
देखिए ये किस तरह से है। सबसे पहले तो आप देखिए आपको इसमें से क्या क्या याद हो सकता है, क्या क्या पहले से याद है। देखिए जॉन डाल्टन कौन थे? जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को बताया था। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आप जानते हैं जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया होता था। ठीक है, डी का तो 1 हो गया। ओके, डी का 1 हो गया। तो देखिए डी का 1 किस किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? तो डी का 1 इस ऑप्शन में प्रेजेंट है और इस ऑप्शन में प्रेजेंट है, यानी ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। यानी ऑप्शन सी तो पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन डी भी पहले गलत हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? अब आपका कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बच चुका है। तो देखिए ये तो आपको पता है। अब देखिए जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? बताइए, जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने क्या किया था? न्यूट्रॉन्स को क्या किया था? न्यूट्रॉन्स को NEUTRON न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सी का 4 लगा देना है। ठीक है, सी का 4 देखिए किस ऑप्शन में? सी का 4, सॉरी जे थॉमसन कह रहे हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था ना। जे थॉमसन का सबसे पहला जो वो जो अपना मॉडल दिए थे थॉमसन मॉडल में, तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे होते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट भी था। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। तो क्या हो गया? जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और जेम्स चैडविक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया। तो क्या हो गया? 3 हो गया। तो गोल्डस्टीन ने क्या बताया? जो बच गया, जो गोल्डस्टीन ने क्या बताया? प्रोटॉन्स को बताया। तो ये आपको क्या करना है? देखिए इसमें कोई छोटा मोटा आप लॉजिक लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन साइंटिस्ट क्या डिस्कवर किए थे। जो आपको याद रहे उसे पहले अटैम्प्ट के लीजिए और कुछ ऑप्शन को छांट लीजिए वहाँ से। ठीक है, ताकि आपको और आसानी पड़ जाएगा बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोटॉप्स। 2 एटम्स को आइसोटॉप्स कब कहेंगे? तो ये तो एक डिफिनीसन है, इस सभी डिफिनीसन को हमने पढ़ाते समय कवर किया था। तो देखिए सबसे पहले आइसोटॉप्स का डिफिनीसन आपको पहले से याद होना चाहिए। आइसोटॉप्स क्या कहते हैं? पहले तो आप इसका खुद से बनाइए, इसको बनाए होंगे सभी लोगों ने। तो जिनका ऑप्शन ए है उनका आंसर क्या है? सही है। देखिए आइसोटॉप्स बेसिकली क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स को डिफिनेशन करें तो आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में कहा जा रहा है? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, सही है, उनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन देख सकते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, गलत है। द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड, ऐसा कुछ नहीं होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में कुछ कहता ही नहीं है आइसोटॉप्स में। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, गलत है ये भी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें नहीं होते हैं। चलिए इसका आंसर पता चल गया, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। जो फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी था, रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेना था वो किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे बनाया होगा। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये रेडियो एक्टिविटी जो हम आपको पढ़ा रहे थे उसी समय बताया था। तो ये जिनका ऑप्शन सी है उनका आंसर क्या है? सही है। ये कुछ कुछ पॉइंट केमिस्ट्री में आपको याद कभी करना पड़ता है, कुछ कुछ पॉइंट को समझना ही पड़ता है। हमने ज़्यादातर चाहा है कि आपको कुछ समझा कर ही आपको कुछ याद करवाया जाए, नहीं तो बिना समझे याद कीजिएगा तो सिर्फ रटते जाइएगा तो आपको एग्जाम में वो काम नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ को आपको डायरेक्टली रटना ही पड़ेगा। जैसे ये सब है, किन्हीं साइंटिस्ट के नाम सब, ईयर सब, ये सब क्या होता है? ये सब रटना पड़ता है। ईयर तो जल्दी नहीं पूछता है लेकिन नाम आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाय हेनरी बेक्यूरेल। ये फेनोमेना जो रेडियो एक्टिविटी का था वो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा डिस्कवर किया था। और जो टर्म रेडियो एक्टिविटी था, जो टर्म रेडियो एक्टिविटी था, ये टर्म कहने का मतलब ये जो नाम रेडियो एक्टिविटी का जो नाम था वो दिया गया था किसके द्वारा? मैरी क्यूरी के द्वारा गया था। मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी के नाम से उनको जाना था, जिन्होंने किसका डिस्कवर किया था? रेडियम का भी डिस्कवर किया था। रेडियम का मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी और एक और साइंटिस्ट थे, वो सभी मिलकर रेडियम का डिस्कवर किया था। और मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी ने ही क्या किया था? सबसे पहले टर्म रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। जिसको देखिए डिस्कवर किया था किन्होंने? हेनरी बेक्यूरेल ने। और टर्म रेडियो एक्टिविटी का नाम वो मैरी क्यूरी ने दिया था। तो इसको आप कन्फ्यूजन किया जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कैन बी फाउंड इन। सबसे ज़्यादा एटम के मास होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताइए, जो एटम्स के सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मास उनके कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, बताइए। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा, इसे बनाया होगा, बनाइए तभी सॉल्यूशन को देखिए। तो जिनका ऑप्शन सी है उनका आंसर क्या है? सही है। हाँ देखिए, तो आपको पता है, क्या पता है कि जो
रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो रहा है, एटम से टकरा के सीधे बाउंस बैक आ जा रहा है, यानी सीधे टकरा रहे हैं और सीधे बाहर की ओर निकल जा रहा है। तो उन्होंने उसी समय बताया था कि एटम्स के अंदर एक हेवी रिजिड बॉडी होता है जिसको कि न्यूक्लियस कहा जाता है, और वो न्यूक्लियस में ही एटम्स का लगभग होल मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चला कि जो एटम्स का होल मास होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। तो इसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोजेंट, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक, और ये जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसको याद करिए, ये सब याद करने का तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से, यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका 5 कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद आपको बैक टू बैक इसका एक और प्रीवियस क्वेश्चन का प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि दिख रहा होगा तो हमें सॉरी इसके लिए। हमसे जितना अच्छा हो सका हम आपको बताएं। हमने एक भी कंसेप्ट को, हर एक चीज़ को हमने एक एक पॉइंट को आपको कवर करके बताया है ताकि आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तभी आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे छुट्टियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।